नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लॉकडाउन से जनता को मिल गई है राहत और अनलॉक 3 में तमाम बड़ी घोषणाएं की गई हैं। नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है और इसी के साथ जिम को खोलने का ऐलान कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव का ऐलान कर दिया गया है सरकार द्वारा और अब शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जाएंगे दोस्तों। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा राफेल का, जो कि अब भारत आ चुका है और जिसके स्वागत में गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद रहे। तो दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको जरूर ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में राफेल का स्वागत करते हैं और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, लाल बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजा के कमेंट में लिखिए मोदी है तो मुमकिन है। तो दोस्तों रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। अनलॉक 3 गाइडलाइंस, जिम को खोलने की अनुमति, स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, नाइट कर्फ्यू भी हटा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 3 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत 5 अगस्त से जिम और योगा इंस्टीट्यूट्स को खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं रात के कर्फ्यू को भी हटा दिया गया है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में अभी भी लॉकडाउन लागू रहेगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार देश में कॉलेज, स्कूलों और मेट्रो को अभी बंद रखा गया है। ये सभी अनलॉक 3 में नहीं खोले जा सकेंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार और ऑडिटोरियम को भी बंद रखा गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया है। अनलॉक 3 के लिए जारी दिशा निर्देशों में सरकार ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रमों की इजाजत दी जाती है। इसके अलावा वंदे भारत मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति दी गई है। देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मार्च के अंतिम सप्ताह में देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था। इसके बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया। हालांकि केंद्र सरकार ने जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसके तहत देश को आर्थिक गति देने के लिए धीरे धीरे कई चीजों को फिर से शुरू किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपनी मातृभाषा में पढ़ सकेंगे छोटे बच्चे, भाषा का विकल्प बढ़ा। जानिए नई शिक्षा नीति में क्या हुए अहम बदलाव। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को देश की नई एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम को भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाले पैनल ने कुछ समय पहले ही नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक को सौंप दिया था। नई शिक्षा नीति के तहत अब सरकार भारतीय शिक्षा के पूरे ढांचे को ही बदलने पर ध्यान देना चाहती है, ताकि ऐसा सिस्टम विकसित किया जा सके जो 21वीं सदी के लक्ष्य के हिसाब से हो और भारत की परंपराओं से भी जुड़ा रहे। नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी एजुकेशन 3 से 6 साल के बच्चों के लिए का 2025 तक वैश्वीकरण किया जाना है। साथ ही सभी के लिए आधारभूत साक्षरता मुहैया कराना है। इसके अलावा सभी को शिक्षा मुहैया कराने के लक्ष्य के साथ एनईपी में 2030 तक 3 से 18 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया जाना है। नई शिक्षा नीति में सरकार ने छात्रों के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार करने का भी प्रस्ताव रखा है। इसके लिए 3 से 18 साल के छात्रों के लिए 5+3+3+4 का डिजाइन तय किया गया है। इसके तहत छात्रों के शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 5 साल का प्रोग्राम तय किया गया है। इनमें 3 साल प्री प्राइमरी और क्लास 1 और 2 को जोड़ा गया है। इसके बाद क्लास 3, 4 और 5 को अगले स्टेज में रखा गया है। क्लास 6, 7, 8 को 3 साल के प्रोग्राम में बांटा गया है। आखिर क्लास 9, 10, 11 और 12 को हाई स्टेज में रखा गया है। छात्रों को आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, स्पोर्ट्स और वोकेशनल सब्जेक्ट में ज्यादा छूट और कई सब्जेक्ट्स के विकल्प देने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि छात्र अपनी पसंद के विषय पर ज्यादा ध्यान दे सके। इसके अलावा चूंकि स्टूडेंट्स 2 से 8 साल की उम्र में जल्दी भाषाएं सीख जाते हैं, इसलिए उन्हें शुरुआत से ही स्थानीय भाषा के साथ 3 अलग अलग भाषाओं में शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है। गौरतलब है कि 3 भाषाओं का फॉर्मेट 1968 से ही शिक्षा नीति में शामिल है। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों के लिए क्लास 6 से क्लास 8 तक एक शास्त्रीय भाषा सिखाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, ताकि वे नई भाषा सीखने के साथ कुछ अहम भाषाओं के संरक्षण में भी शामिल रहे। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में क्लास 6 से 8वीं के बीच कम से कम 2 साल का लैंग्वेज कोर्स प्रस्तावित है। दूसरी तरफ छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पढ़ाई के साथ फिजिकल एजुकेशन को जरूरी बनाने का नियम भी रखा गया है। सभी छात्रों के लिए स्कूल के हर स्तर पर खेल, योगा, मार्शल आर्ट्स, डांस, गार्डनिंग जैसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी सुनिश्चित की जाएगी। नई शिक्षा नीति में एक खास बात यह है कि इसमें हर राज्य के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण तैयार किए जाएंगे, जो राज्यों में शिक्षा के स्तर और नियमों को लागू कराएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत आए राफेल का किया स्वागत, पीएम मोदी समेत पूरे देश को दी बधाई।
जी हां दोस्तों, फ्रांस की कंपनी दसाल्ट द्वारा निर्मित बेहद ही शक्तिशाली लड़ाकू विमान राफेल भारत पहुंच चुके हैं। 5 राफेल विमानों का ग्रुप फ्रांस से करीब 7000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर हरियाणा स्थित अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंच गए। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचने के बाद राफेल विमानों का वाटर सैल्यूट दिया गया। भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अंबाला में राफेल की लैंडिंग होते हुए एक वीडियो शेयर किया है। पीएम मोदी ने संस्कृत में एक ट्वीट करते हुए भारत में राफेल का स्वागत किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी देश में राफेल विमान के आगमन पर उनका स्वागत किया है। गृह मंत्री ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचने पर राफेल विमानों को वाटर सैल्यूट देते हुए वीडियो शेयर किया। कैप्शन में लिखा, रफ्तार से लेकर हथियारों की क्षमताओं तक राफेल बहुत आगे है। मुझे यकीन है कि ये विश्व स्तरीय फाइटर जेट एक गेम चेंजर साबित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने राफेल के भारत आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय वायुसेना समेत पूरे देश को इस ऐतिहासिक दिन की बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राफेल के स्वागत में कई ट्वीट किए। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, वायुसेना में इन अगली पीढ़ी के विमानों को शामिल करना भारत को एक शक्तिशाली सुरक्षित राष्ट्र बनाने के पीएम नरेंद्र मोदी के संकल्प का एक सच्चा प्रमाण है। मोदी सरकार भारत की रक्षा क्षमताओं के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे भारतीय वायुसेना को यह अभूतपूर्व ताकत प्रदान करने के लिए मैं माननीय पीएम को धन्यवाद देता हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में 29 और 30 जुलाई की शाम को 1 से 2 बार भारी बारिश होगी। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। इनमें पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड और तराई के जिले शामिल हैं। अनुमान के मुताबिक इन जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही आकाशीय बिजली का भी खतरा है। पश्चिमी यूपी के जिन जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है वे हैं मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। इसके अलावा तराई के जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, अनुमान के मुताबिक 30 जुलाई को इनमें से कुछ जिलों में 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो सकती है। 29 जुलाई को वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर, मऊ और बलिया में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि इस दौरान इन शहरों में भारी बारिश से जल जमाव की समस्या खड़ी हो सकती है। साथ ही बिजली सप्लाई और यातायात में भी बाधा आ सकती है। इस दौरान अरब सागर से दक्षिण और बंगाल की खाड़ी से पूर्व की ओर हवाएं चलेंगी, जो हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान पहुंचेगा। इस वजह से इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 29 जुलाई से मानसून ट्रफ के दक्षिण की ओर जाने की संभावना है। इसी के साथ 29 से 31 जुलाई तक हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। इसी के साथ बिहार, राजस्थान, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में भी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में, मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय में 29 से 30 के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में 29 से 31 जुलाई 2020 के दौरान बारिश हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड, पिथौरागढ़ और बंगापानी तहसीलों के तहत कोसी नदी पर बना एक पुल का कुछ भाग आज सुबह भारी बारिश के बाद ढह गया। असम में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। प्रदेश के 33 में से 22 जिलों में 22.34 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बदलते वैश्विक समीकरण, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने जताई भारत के साथ व्यापक सहयोग की इच्छा। जी हां दोस्तों, पड़ोसी देशों के साथ चीन के आक्रामक व्यवहार ने दुनिया में नए समीकरणों के बनने की गति तेज कर दी है। नया समीकरण कैसे होगा, इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि इसमें भारत की अहम भूमिका होगी। मंगलवार को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश और रक्षा मंत्रियों की अहम बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान इस बात की गवाही दे रहा है। दोनों देशों ने कहा है कि वह भारत समेत कुछ दूसरे देशों के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत गठबंधन बनाने पर काम कर रहे हैं, ताकि इसे सभी के लिए खुला, सुरक्षित व एक कानून से चलने वाला बनाया जा सके। इसी संयुक्त बयान में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दावे को खारिज किया गया है और इस क्षेत्र के दूसरे देशों की संप्रभुता की रक्षा करने की बात कही गई है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का यह संयुक्त बयान तब आया है जब भारत, जापान और अमेरिका के बीच होने वाले नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की तैयारी चल रही है। भारत, अमेरिका और जापान के बीच हर वर्ष मालाबार सैन्य अभ्यास होता है और भारत की तरफ से जल्द ही ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करने को लेकर औपचारिक आमंत्रण भेजा
जाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही इसमें शामिल होने की इच्छा जता चुका है। नई दिल्ली स्थिति रणनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी मंत्रियों की बैठक के एजेंडे में संयुक्त सैन्य अभ्यास पर भी चर्चा निश्चित तौर पर हुई होगी। पूर्वी लद्दाख में चीन के सैन्य अतिक्रमण के बाद भारत के साथ चीन के रिश्ते काफी तनावग्रस्त हो चुके हैं। चीनी कंपनियों के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर और चीन के साथ कूटनीतिक व सैन्य वार्ता में बेहद सख्त रवैया अपनाकर भारत अपनी मंशा जता चुका है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त बयान में इस बात का भी जिक्र है कि दोनों देश भारत व जापान के साथ मिलकर 4 देशों के गठबंधन को और मजबूत बनाएंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर भूमि पूजन के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी, अयोध्या के आसपास के जिलों में हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सभी जिलों में अलर्ट जारी कर सुरक्षा कड़ी करने को कहा गया है। खास तौर से अयोध्या के आसपास के जिलों में पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी न होने पाए। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के आसपास के जिलों अम्बेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, अमेठी, बस्ती, बाराबंकी, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में 9 वरिष्ठ IPS अधिकारियों को भेजा है। प्रदेश के ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि भूमि पूजन के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जिलों को सतर्क रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों की ओर से कोई पुख्ता सूचना नहीं है, फिर भी कहीं कोई चूक न हो और कानून व्यवस्था संबंध अथवा अन्य प्रकार की अप्रिय स्थिति न पैदा हो, इसलिए अयोध्या के आसपास के 9 जिलों में वरिष्ठ IPS अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अमेठी में ADG अभियोजन आशुतोष पांडे, गोंडा में ADG यातायात अशोक कुमार सिंह, इन अधिकारियों को अपने पर्यवेक्षण में अचूक सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने 29 जुलाई की शाम से 6 अगस्त की सुबह तक व्यवस्था संभालने को कहा गया है। उन्हें स्थानीय अधिकारियों का मार्गदर्शन करने और गहन समीक्षा कर पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या भूमि पूजन में शामिल होने वाले 200 अतिथियों की सूची पर PMO की लगी मुहर। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में शामिल होने वालों की लिस्ट जारी हो गई है। मंदिर की आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। ऐसे में भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले 200 मेहमानों की लिस्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमति मिल गई है। ये लोग होंगे शामिल। कोरोना वायरस के कारण सूची में शामिल लोगों को 50-50 के 4 भागों में बांटा गया है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों में PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरसंघचालक मोहन भागवत के साथ 50 साधु संत शामिल होंगे। कार्यक्रम में आने वालों में उद्योगपति रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी का नाम भी शामिल है। ये नेता भी होंगे शामिल। चारों श्रेणियों में बांटी गई इस सूची में 50 साधु संत, 50 नेता, 50 उद्योगपतियों सहित अन्य को शामिल किया गया है। नेताओं की सूची में जिनका नाम है वे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह, साध्वी रिंतभरा और विनय कटियार व अन्य नेता शामिल होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान अयोध्या में कई प्रसिद्ध स्थानों पर लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। विशेष रूप से सजाए जाएंगे भगवान राम। 5 अगस्त को मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य होगा। इस दौरान यहाँ कई अन्य आयोजन भी किए जाएंगे। उन्होंने 5 अगस्त के लिए रामलला को लेकर हो रही तैयारियों के बारे में बताया कि उस दिन के लिए विशेष रूप से सजाया जाएगा। रामलला को हरे रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे। उन्होंने इसके पीछे का कारण बताया कि 5 अगस्त के दिन बुधवार है और इस दिन का रंग हरा माना जाता है। विश्व हिंदू परिषद ने की दीप जलाने की अपील। वहीं दूसरी ओर श्री राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर लंबे अरसे तक लड़ाई लड़ने वाले विश्व हिंदू परिषद ने भले ही कोरोना संकट को देखते हुए अपने कार्यक्रम में बदलाव कर लिया है, लेकिन समारोह को यादगार बनाने के लिए BHP ने लोगों से आह्वान किया है कि वह 5 अगस्त को विशेष रूप से दीप जलाएं और अयोध्या में रहने वाले लोग मंदिर व राम जन्मभूमि पर फूलों की बारिश भी करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बसपा पहुंची राजस्थान हाई कोर्ट। मायावती ने कहा है कांग्रेस और गहलोत को सबक सिखाने की जरूरत। जी हां दोस्तों, राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने भी राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। बसपा ने राजस्थान हाई कोर्ट में 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ याचिका दी है। याचिका बसपा महासचिव सतीश मिश्रा की ओर दाखिल की गई है। राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका से ठीक एक दिन पहले मंगलवार 28 जुलाई को बसपा सुप्रीम मायावती ने कहा था कि कांग्रेस और CM गहलोत को सबक सिखाने की जरूरत है। बसपा विधायक लखन सिंह, दीपचंद खेड़िया,
राजेंद्र सिंह गुढ़ा, वाजिब अली और जोगेंद्र सिंह अवाना, संदीप कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय कराए जाने का मायावती कई बार विरोध कर चुकी हैं। साल 2018 के चुनाव में संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुढ़ा बसपा की टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने पिछले साल 16 सितंबर को कांग्रेस में एक समूह के रूप में विलय के लिए अर्जी दी थी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने राजस्थान के राजनीतिक संकट के बीच मंगलवार को कहा था कि उनकी पार्टी के विधायकों का असंवैधानिक तरीके से विलय कराने के लिए कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सबक सिखाना जरूरी है और 6 विधायकों के मुद्दे पर बसपा हाईकोर्ट जाएगी। मायावती ने कहा, कांग्रेस और गहलोत को सबक सिखाने के लिए बसपा सही समय का इंतजार कर रही थी। मायावती ने एक बयान में कहा, राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बसपा ने कांग्रेस को बिना मांगे समर्थन दिया ताकि सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखा जा सके। मायावती ने कहा, गहलोत का कदम संविधान की 10वीं अनुसूची के विरुद्ध है, इसलिए बसपा के विधायकों को व्हिप जारी किया गया है कि वे कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोट करें। यह निर्णय कांग्रेस की तरफ से बार बार धोखा दिए जाने के कारण लिया गया। उनके मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस की रहती है या नहीं रहती है, इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस और अशोक गहलोत की होगी। मायावती ने कहा, बसपा इस मामले को लेकर पहले भी अदालत जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस और खासकर अशोक गहलोत को सबक कब सिखाया जा सकता है, इसकी हम राह देख रहे थे। अब हमने अदालत में जाने का फैसला किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार का छात्रों पर बड़ा फैसला, बड़ी बैठक के बाद हुआ ये ऐलान। जी हां दोस्तों, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने छात्रों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब राजस्थान विद्यालय शिक्षा परिषद राजस्थान में पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक के एकीकृत विकास के लिए काम करेगी। सरकार ने अब राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के स्थान पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है। यह बैठक सरकारी सचिवालय में आयोजित की गई थी। निर्णय उच्च स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में मौजूद मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि अब राज्य में प्री प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूली शिक्षा के लिए एक ही संस्था काम करेगी। डोटासरा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना के क्रम में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद और राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में एकीकृत करने के प्रस्ताव को विधिवत मंजूरी दे दी गई है। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के अनुसार अब भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अब परिषद के मौजूदा कानून में संशोधन किया गया है और उसकी जगह प्रस्तावित राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अधिनियम बनाया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों परिषदों के उद्देश्यों और गतिविधियों को राजस्थान विद्यालय शिक्षा परिषद में मिला दिया गया है। बैठक में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, सरकारी शिक्षा विभाग मंजू राजपाल, सरकार के सचिव आदिवासी विकास विभाग गायत्री राठौड़, राज्य परियोजना निदेशक BL मीणा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। HRD का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हुआ, नई एजुकेशन पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। साथ ही नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी मिल गई है। यह फैसले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट बैठक में लिए गए। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार इन दोनों फैसलों की जानकारी देगी। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने सिफारिश की थी कि उनका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए, जिसे बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकार कर लिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था। इस दौरान निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिए सार्वजनिक किया गया था और मंत्रालय को इस पर 2 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, नीति के मसौदे को मंजूरी मिल गई है। मंत्रालय का पुनः नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है। गौरतलब है कि वर्तमान शिक्षा नीति 1986 में तैयार की गई थी और इसे 1992 में संशोधित किया गया था। नई शिक्षा नीति का विषय 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था। मसौदा तैयार करने वाले विशेषज्ञों ने पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम के नेतृत्व वाली समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर भी विचार किया। इस समिति का गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तब किया था जब मंत्रालय का जिम्मा स्मृति ईरानी के पास था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद ने दिखाई चांदी की ईंट, बाद में डिलीट किया ट्वीट। जी हां दोस्तों, अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मंदिर निर्माण को लेकर राम की नगरी अयोध्या में हलचल भी तेज हो गई है। राम मंदिर की नींव चांदी की ईंट से रखी जाएगी। इससे पहले तस्वीर भी सामने आ गई है। फैजाबाद के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने इसे लेकर ट्वीट किया है। हालांकि बाद में सांसद ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। ट्वीट डिलीट करने से पहले लल्लू सिंह ने चांदी की ईंट की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि यह मेरा सौभाग्य रहेगा कि इस पवित्र ईंट को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्थापित किए जाने के समय मुझे
प्रांगण में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बता दें कि चांदी की इस अनोखी ईंट का वजन 22 किलो 600 ग्राम है। 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी चांदी की ईंट से मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास करेंगे। बताया जा रहा है कि चांदी की ईंट अयोध्या पहुंच गई है। वहीं मंदिर की नींव में टाइम कैप्सूल रखने की खबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने गलत बताया है। उनका कहना है कि नींव में कोई टाइम कैप्सूल नहीं रखा जाएगा। इससे पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने दावा किया था कि राम मंदिर के नीचे एक टाइम कैप्सूल दबाया जाएगा, जिससे भविष्य में मंदिर से जुड़े तथ्यों को लेकर कोई विवाद न रहे। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने मंगलवार को कहा कि 5 अगस्त को राम मंदिर कंस्ट्रक्शन साइट की भूमि के नीचे टाइम कैप्सूल रखे जाने की खबर गलत है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कोई अधिकृत वक्तव्य जाए उसे ही आप सही माने। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।